हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। पिछले वीडियोस में अपन ने आर्किटेक्चर को खत्म किया था और इस वीडियो में अपन बात करेंगे पेंटिंग्स के बारे में। अब ध्यान रखिएगा, पेंटिंग्स एक ऐसी चीज है जो जब आर्किटेक्चर नहीं था तब से इंसान क्या करता है, रॉक केव्स में रहता है और इन रॉक केव्स में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सबूत छोड़े हैं, जैसे कि कुछ टूल्स छोड़े हैं। टूल से यदि अपन स्टडी करते हैं तो ये नॉर्मली स्टोन से बने होते हैं, क्योंकि अपन पेलियोलिथिक टाइम की बात कर रहे हैं। पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो यानी अपन स्टोन एज की बात कर रहे हैं। तो उन स्टोन टूल्स एक एविडेंस देते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, इन रॉक केव्स में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होती हैं और आप इसके अलावा देखोगे बहुत बार एनक्रिप्शन भी एनग्रेव्ड रहता है, यानी कि उस पे खरोद के बनाया जाता है। और ये सारी चीजें उस जमाने में जो रह रहे लोग थे उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो खाना कैसे खाते थे, आपस में कैसे रहते थे, क्या हंटिंग करते थे। उस तरीके के एविडेंस अपन को उनकी पेंटिंग से डायरेक्ट देख के समझ में आता है। इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है इंडियन हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ध्यान रखिएगा, ये टर्म का मतलब क्या है, प्री हिस्टोरिक। यानी कि जब भी हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री को तो नॉर्मली क्या है, हमारे पास कुछ रिटन एविडेंस होते हैं, चाहे कोर्ट की ऑर्डर्स होते हैं, नेताओं का संदेश होता है। जैसे अपन ने देखा था अकबर, सॉरी, ये मुगल्स करते थे, उसके पहले अशोका क्या करते थे, स्टोन स्कल्पचर में एक्सकवेट करते थे, लिखते थे, संदेश भेजते थे। ऐसा ही यदि अपन प्री हिस्टोरिक टाइम पर बात करें तो ये उस टाइम को बात कर रहा है जब कोई भी रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी। तब कैसे मिलता था, तब हमें पेंटिंग्स, टूल्स, इंस्क्रिप्शन जो थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसा कौन सा इनमें में से यहाँ पे पेंटिंग्स पाई गई हैं, तो वो है भिमबेटका, जहां पर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स पाई जाती है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के इंडिया में। अब क्यों पाया गया आप समझिए। भिमबेटका किस पे है, ये है मध्य प्रदेश में, भोपाल से कुछ किलोमीटर्स दूर है, अबाउट 250 या 300 किलोमीटर्स दूर है। और यहां पर ये जो माउंटेन रेंज है, विंध्यन माउंटेन रेंज, उनके अंदर आता है। अब ये एक ऐसी माउंटेन रेंज है, अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये नॉर्थ और साउथ को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करती है ऑलमोस्ट। और आप देखोगे एक बहुत बड़ा बैरियर रहा है ये नॉर्थ और साउथ के बीच में हिस्ट्री के कंटेस्ट में, ये विंध्यंस। तो यहां पर एक ऐसा शेल्टर था जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं और इसी वजह से बहुत समय से रह रहे थे। एंड यू विल सी दैट राइट फ्रॉम द पेलियोलिथिक पीरियड से लेकर नेक्स्ट पीरियड आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में भी यहां पर आपको इसकी पेंटिंग्स मिलेगी। उसके बाद आता है चालकोलिथिक पीरियड टू द रीसेंट टाइम पीरियड। सारे के सारे पीरियड में आपको भिमबेटका में जो है पेंटिंग्स मिलती है। आप देखोगे भिमबेटका की पेंटिंग्स एक बार बनाई गई है पेलियोलिथिक पीरियड में, उसके बाद उसके ऊपर फिर से ड्रॉ किया गया है और ऐसे कई लेयर्स ऑफ पेंटिंग है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की है। बेसिकली ये एक इसी वजह से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2003 से। और यदि आप देखोगे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से पीरियड से इंडिया में पेंटिंग स्टार्ट हुई है रॉकेट। तो यदि आप देखोगे सबसे पुराना पीरियड जो होता है पेलियोलिथिक होता है, लेकिन पेलियोलिथिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। अब जो वर्ल्ड में है, जैसे स्पेन में कुछ पुरानी पेंटिंग्स मिली है वो लोअर पेलियोलिथिक टाइम पीरियड की है, बट इंडिया में कोई भी लोअर पेलियोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स नहीं पाई गई हैं। तो कहां से स्टार्ट होती है, अपर पेलियोलिथिक से स्टार्ट होती है और उसके बाद जितने भी पीरियड्स हैं सब में पेंटिंग्स पाई गई हैं। नाउ हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ भिमबेटका केव्स। किन्होंने डिस्कवर किया, तो उनका नाम था डॉक्टर वीएस वाकंकर, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। अब यदि आप समझोगे तो जो पांडव्स थे, उन 5 पांडव में जो दूसरे सबसे बड़े भाई थे भीम, उनके नाम पर ये केव का नाम रखा गया है भिमबेटका। यानी कि लिटरल मीनिंग क्या थी, जहां पर भीम बैठते थे, भीम का आसन था यहां पर, इसी वजह से इसको भिमबेटका कहा गया है। कब डिस्कवर हुई थी, ये 1818 के आसपास भिमबेटका केव्स डिस्कवर की गई थी। और आप इसके अलावा कुछ और केव्स के नाम ध्यान रख लीजिए, भिमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी, ये सारे ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इंडिया में सबसे ज्यादा पाई गई हैं। ये तीनों कई बार पूछे गए हैं तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट मीडियम ऑफ मैसेज पेट्रोग्लिफ्स रिफर्स टू। पेट्रोग्लिफ्स का मतलब क्या है, यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा, पेट्रोग्लिफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रो मतलब होता है रॉक्स और ग्लिफ मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, यानी कि कोई भी चीज यदि रॉक्स में एनग्रेव्ड हो तो उसे क्या कहा जाता है, रॉक इंस्क्रिप्शन। उसमें खुरेद के रॉक्स को काट कर उस पर इंस्क्राइब किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है पेट्रोग्लिफ्स। तो इट वुड बी एनग्रेव्ड पेंटिंग्स इन द केव्स। केव पेंटिंग्स होंगी नहीं, पेंटिंग्स एनग्रेव्ड नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन इंस्क्रिप्शन नहीं, एनग्रेव्ड चीजें जो खुरेद कर बनाई जाती है, स्कल्प्ट की जाती है, उन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। यदि आप देखोगे ऐसे आपको एमपी में नरसिंहगढ़ मिल जाएंगे, सीजी में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इसी एरिया में आपको मिलेंगे जहां पर रॉक पेंटिंग्स मिल जाएंगी। उनमें में से कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है सीता लेखनी इन सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। सीता लेखनी को दुनिया का सबसे पहला एम्फीथिएट्रिक माना जाता है, यानी कि दुनिया का पहला जो ड्रामा है माना जाता है इसी केव में एंस्क्राइब्ड है। उसके बाद चितवा दोंगड़ी है, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट पुराना है, आज की डेट में ये आता है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में है राजनांदगांव। चितवा दोंगड़ी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर कुछ छोटी आंख वाले लोग डिपिक्ट किए जाते हैं, यानी कि क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं चाइनीज इन्फ्लुएंस रहा है इस पेंटिंग में, यानी कि कहीं ना कहीं चाइनीज लोग इंडिया में इस समय पे परिचित थे, कहीं ना कहीं इंडियंस लोग जो यहां पर रहते थे वो परिचित थे कि कम से कम चाइनीज फिगर ऐसे होते हैं। तो चितवा डोंगरी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जातक्स इज करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जातक्स का, जातक कथा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जातक कथा जो होती है ये बुद्धिस्ट कथाएं होती हैं। बेसिकली जब लॉर्ड बुद्ध पैदा हुए थे तो माना जाता है जब बुद्ध पैदा हुए थे उसके पहले भी उन्होंने कई सारे जन्म लिए थे और उनके कई इनकारनेशंस थे। तो ये जो लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में बताता है उसे कहते हैं जातक स्टोरी। अब नॉर्मली जो आप बुद्धिज्म के बारे में देखोगे तो वो कौन सी भाषा में प्रचलित थी, पाली भाषा यूज करते थे। इसी वजह से आप देखोगे पाली भाषा में ये सारी जातक कथाएं लिखी गई हैं। और तो इनके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, दीज वेयर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जातक कथा क्या होती है, जो बनाई गई आम आदमी की, जो फोक स्टोरी बोलते हैं, इस तरीके से ये प्रचलित हुई। उसके बाद जब कॉमन हो गई तो उन्हें डॉक्यूमेंट कर दिया गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। अब इसमें बहुत सारी जातक कथाएं हैं जो बुद्धा के अलग अलग जन्म के बारे में बताती है, जैसे कभी वो पीजन बने, कभी वो हाथी बने, कभी वो इंसानों का रूप लिए, यानी कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बोथ फॉर्म ऑफ इनकारनेशन एग्जिस्टेड बाय दिस इन जातक स्टोरीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग है, केव पेंटिंग और रिलीजन, अजंता, बाघ, अमरामलाई एंड रावण छाया। ध्यान रखिएगा, अजंता के बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये कहां का है, महाराष्ट्र का केव है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में अजंता और इलोरा केव्स के बारे में बात किया था, जहां पर अपन ने देखा था टोटल 29 जो केव्स होते हैं अजंता में, उसमें में से जो 25 केव्स हैं वो विहार हैं, जहां पर मॉन्क्स पहले रहते थे, उनके रेसिडेंशियल हॉल थे। और 4 जो केव्स हैं वो चैत्य हैं, चैत्य यानी कि प्रेयर हॉल्स। तो ये सारे के सारे किसके लिए डेडिकेटेड हैं, बुद्धिज्म के बारे में। तो दिस वुड बी बुद्धिज्म। इसके बाद अपन ने बात किया था बाघ केव्स। बाघ केव्स एमपी में सिचुएटेड है। अपन ने ये भी बात किया था कि ये बाघ रिवर पर सिचुएटेड है और बिल्कुल जैसे कि अजंता मॉडल्ड है, सिमिलर लाइंस पर ये भी मॉडल्ड है, लेकिन कुछ सौ सालों के बाद ये केव्स का सेटअप किए गए थे, उनमें एनक्रेविंग्स बनाई गई थी। तो ये भी किस नाम पे है, बाघ भी कौन से धर्म को दिखाते हैं, बुद्धिज्म धर्म को। फिर अपन बात करते हैं अरमामलाई। तो ये जो केव है ये तमिलनाडु में है और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी फ्यू जैन केव्स हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट जैन केव्स अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, एक है अरमामलाई और दूसरा है सीता नवसल। दोनों के दोनों केव्स तमिलनाडु में हैं, दोनों के दोनों केव्स जैन धर्म के हैं। इसके अलावा रावण छाया जो है ये उड़ीसा में है। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रावण मतलब कि कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो ये हिंदुइज्म को के बेसिकली यहां पर टेल्स एनग्रफ्ट है। जो रावण छाया है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल केव है
जिसे बनाया गया था, जो वहां के कलिंगा रूलर्स थे उन्होंने बनाया गया था, खरेवला कलिंगा रूलर्स टू बी मोर प्रिसाइज। और इन्होंने जब लोकल हंटिंग करने जाते थे ना, जब राजा लोग हंटिंग के लिए जाते थे, उसके रूप में इसे डेवलप किया था। तो रावण छाया इज दैट इज अ बेसिक आइडिया। Now, which of the following is our example of cave paintings? Cave paintings में से कौन सी है? अजंता है, बिल्कुल सही है। अर्मामलाई है, सही है। बादामी केव टेम्पल है, सही है। तो इसमें कौन सा है? सारी के सारी जो केव पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं पेंटिंग्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, दो मेजर बड़ी टाइप्स ऑफ पेंटिंग जो है एग्जिस्ट करती हैं। एक जो होती है मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग का मतलब सिंपल शब्दों में होता है दीवार में पेंटिंग करना, वॉल पेंटिंग। तो यहां पर जो नॉर्मली देखा गया था, ये कहां पर बनाई जाती थी? इसे बनाया जाता था केव्स में। दैट वाज अ बेसिक ट्रेंड। उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इंसान केव से हटकर कहां रहने लग गया? खुद के बनाए घरों में रहने लग गया। तो क्या इतनी बड़ी पेंटिंग बनाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसी वजह से आप देखोगे यहां से डेवलप होगा आगे मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है? छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है जो आप और मैं आजकल देखते हैं। मिनिएचर पेंटिंग भी दो तरीके की होती है। एक पहली पेंटिंग होती है जो मुराल पेंटिंग ही जैसे बड़े फॉर्म में होती है, उसे क्या कर दिया गया? एक छोटे फॉर्म में कंप्रेस कर दिया गया एज इट इज। यानी आप बेसिकली जो पेंट का फीचर होता है, बड़ी पेंटिंग लो, उसको ऐसे मिनिमाइज कर दो और सारी की सारी डिटेलिंग्स वैसे ही रखो, उसको बोलेंगे मुराल पेंटिंग इन रिड्यूस डायमेंशन। दैट वुड बी द फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरी होती है जहां पर स्पेसिफिक मिनिएचर पेंटिंग, कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादा बड़ा बनाया जाता है और टेढ़ा वर्जन दिखाया जाता है। इस तरीके की पेंटिंग्स एक सेकेंड कैटेगरी में आएगी। तो समझते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने एक पेंटिंग ऑलरेडी बात कर ली है, अजंता केव। कहां की है ये? महाराष्ट्र की है। कल अपन ने देखा था ये कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? वाघोरा रिवर पर सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। 29 मेजर केव्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 25 + 4 जो केव्स हैं। एक बहुत ही लंबे समय से 2nd सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी AD तक ये यूज किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, दो पेंटिंग के टर्म्स आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है टेम्परा स्टाइल और एक होता है फ्रेस्का स्टाइल, फ्रेस्को। अब देखो, जो फ्रेस्को स्टाइल होता है, अब पेंट करने के लिए केव्स क्या हैं? खुरदुरे होते हैं, नेचुरल बने हुए हैं। तो यहां पर पहले लाइम का प्लास्टर लगाया जाता है और जब वो गीले रहते हैं तभी उन पर पेंट किया जाता है। इसको बोला जाता है फ्रेस्को। जब बेसिकली जैसे अपन रंगोली बनाते हैं तो गोबर लीपते हैं, और उसी में यदि पेंटिंग बना दिया जाए दीवार में, उसको बोला जाता है फ्रेस्को। और दूसरा होता है टेम्परा स्टाइल। टेम्परा स्टाइल मतलब कि नेचुरल पिगमेंट्स का यूज करना। आर्टिफिशियल कलर तो उस समय होता नहीं था, केमिकल्स तो थे नहीं, तो कैसे होगा? हरियों पत्तियों से क्या किया? हरा कलर निकाला, फ्लावर से कुछ और कलर निकाला। दिस इज द टेम्परा स्टाइल। जितने भी केव्स हैं सभी में फ्रेस्को स्टाइल और टेम्परा स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल कभी भी आए आप सभी केव्स में ये सही मार्क कर सकते हो। इसके बाद अपन ने एलोरा केव पेंटिंग्स के बारे में भी कल पढ़ा था। ये भी महाराष्ट्र में है। बात की थी अपन ने कि यहां पर तीनों धर्म के बारे में पेंटिंग्स हैं, जिसमें में से अपन ने बात की थी बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। जहां पर अपन ने एक मेजर टेंपल भी पढ़ा था, वो है कैलाशनाथ टेंपल, जो शिवा का टेंपल इसी पेंटिंग्स के, इसी जो केव में सिचुएटेड है। इसके अलावा बाग केव्स की भी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी बुद्धिज्म के ऊपर है। बिल्कुल और बिल्कुल जो पेंटिंग का जो मॉडलिंग है ऐसे ही की गई है जैसे अजंता में बनाया गया है। जो तरीका है बनाने का वो बिल्कुल अजंता के ही लाइंस पर है। इसके अलावा अभी अपन ने बात करी अर्मामलाई की, और इसके अलावा सीता नवसल पेंटिंग, ये दोनों तमिलनाडु की पेंटिंग्स हैं। दोनों के दोनों जैन धर्म के बारे में स्थित है। रावण छाया भी अपन ने देख लिया, उड़ीसा से हंटिंग लॉज के तौर पर बनाई गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द एक्सक्विजिट 16th सेंचुरी लिपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स following religious themes are executed on the walls of which temple in Anantapur district of Andhra Pradesh। एक फेमस पेंटिंग बनाई गई है लिपाक्षी टेम्पल में। लिपाक्षी टेम्पल में ये जो है, इसको लिपाक्षी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। ये कौन से मंदिर में बनाई गई है? लिपाक्षी टेम्पल नहीं होगा, एक्चुअली लिपाक्षी पेंटिंग होता है। तो ये कौन से टेम्पल में बनाई गई है? अब ये जो आप यदि देखोगे तो नॉर्मली पेंटिंग्स का जो है
बहुत कम टेम्पल में आज की डेट में आपको मिलेगी पेंटिंग्स। नॉर्मली अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट ज्यादा प्लेस कर दिए हैं, पेंटिंग्स आपको पुराने टेम्पल में ज्यादा मिलेगी। हालांकि अभी फिर थोड़ा सा रिवाइवल हो रहा है जिसमें पूरी की पूरी स्टोरीज एनग्रेव्ड रहती हैं, बट इन द प्री मॉडर्न पीरियड आपको पेंटिंग्स नहीं मिलेगी मंदिरों में नॉर्मली, अभी फिर से हो रहा है। सो ये कौन से टेंपल में लिपाक्षी पेंटिंग्स बनाई गई है? वो है वीरभद्र टेंपल। इनकी भी एक अलग स्टाइल थी। यहां पर आप देखोगे कुछ कलर जैसे ब्लू कलर का यूज नहीं किया जाएगा। यदि क्वालिटी के टर्म्स में अपन बात करें तो क्वालिटी जो है इन पेंटिंग्स की पुराने समय से लेकर गिरी है, क्वालिटेटिवली कमजोर हुई है, लेकिन फिर भी एक टेंपल में बनाई गई है और इसी वजह से क्या है, इसका जो प्रिजर्वेशन है अच्छी क्वालिटी में ये प्रिजर्व्ड है। तो लिपाक्षी टेंपल एंड जोगीमरा केव्स अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बादामी? अगेन बादामी एक बहुत इंपॉर्टेंट केव्स है जहां पर अगेन वॉल पेंटिंग्स पाई गई हैं, कर्नाटक में सिचुएटेड है। और इसे कौन डिस्कवर किया था? तो इन्हें यूएस की एक स्टेला रमेश थी, इन्होंने डिस्कवर किया था, 1900s के आसपास डिस्कवर किया था। और यदि आप देखोगे यहां पर दो धर्म के अगेन फिर पेंटिंग्स पाई गई हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म की पेंटिंग्स पाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आ रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के। नाउ ध्यान रखिएगा, मिनिएचर जो टर्म है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड मिनियम से, जिसका मतलब होता है लेड रेड पेंट। यानी कि उस समय जो रेड पेंट आता था वो लेड से बनता था और इसी नाम से इसका मिनिएचर पेंटिंग नाम पड़ा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द इलस्ट्रेशन इन द पाला स्टाइल? पाला स्टाइल का मेन थीम ऑफ इलस्ट्रेशन क्या था? जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड इस्लाम रिलीजन। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पाला है नॉर्मली जब अपन हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ते हैं तो नॉर्मली क्लासेस में ये छोड़ दिया जाता है, बट पाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी क्योंकि ये कल्चरल वाइज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। अपन ने देखेंगे ये कौन से एरियाज में डेवलप हुई, ये बंगाल के एरियाज में डेवलप हुई, यानी कि ईस्ट इंडिया में। उस समय बिहार और उड़ीसा भी बंगाल का ही पार्ट था और ये डेवलप हुई अराउंड 750 से लेकर 1100 और 1100 के कुछ समय बाद तक भी इनका टेन्योर था। ये जो पूरे के पूरे जो पालास थे ये बुद्धिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे कल्चरल लेवल पर आप देखोगे कंट्रीब्यूशन किया। जैसे सबसे पहले एक जो है पाला पेंटिंग्स इन्होंने बनाई, इसके बाद आप देखोगे एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इन्होंने डेवलप की जिसे बोला जाता है बंगला स्टाइल। अब बंगला स्टाइल क्या होता है? नॉर्मली बंगाल कहां है? ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में बारिश ज्यादा होती है तो उनकी जो रूफ्स रहती हैं कर्व्ड रहती हैं नीचे ताकि पानी डिपॉजिट ना हो। इसी स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है जो आप देखोगे बहुत ही कॉमन हो गए, बाद में इसे ब्रिटिशर्स ने भी अडॉप्ट कर लिया था। इस स्टाइल को कहा जाता है बंगला स्टाइल। तो पाला फ्रॉम द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। पाला नॉर्मली बुद्धिस्ट थे बट ये जो थे बाकी सारे के सारे रिलीजन्स के लिए भी टॉलरेंट थे। इसी वजह से आप देखोगे इन्होंने ना सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि जैन, हिंदू धर्म के भी आर्ट को प्रोपगेट किया। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ पालास। तो यू शुड बी अवेयर, पालास के बाद एक और नए रूलर आए थे सेम एरिया में 1100 के बाद, उनका नाम था सेनास। ये जो सेनास थे ये हिंदूज थे लेकिन इन्होंने भी जो पाला का आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड था उसे कंटिन्यू रखा था। तो दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो समझते हैं अपन बाकी सब चीज है। अब देखिए बुद्धिस्ट लोगों के लिए क्या था, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज थी जो इनके लिए इंपॉर्टेंट था, वो था नॉन वायलेंस। यानी किसी भी लिविंग चीज को ये इंटेंशनली क्या करते थे, डैमेज करने की कोशिश, हर्ट करने की कोशिश नहीं करते थे। इसी वजह से आप देखोगे कि इनका जो पूरा का पूरा जो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे पालास लोग, वो क्या बनाते थे, पत्तियों में बनाते थे। और वो भी कैसी पत्ती में बनाते थे, जो पेड़ से ऑलरेडी गिर गई है, तोड़ के नहीं बनाते थे। फिर ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुआ और इन्होंने क्या किया, बाद में पेपर में भी बनाने लग गए, बट इनिशियली बनाना और कोकोनट लीव्स में इन लोग पूरी पेंटिंग्स बनाते थे। नेक्स्ट अपन आते हैं जहां पर अपन ने पहली मिनिएचर पेंटिंग डील करी, वो डील करी ईस्ट इंडिया से यानी कि बंगाल रीजन से। वहीं पर दूसरी जो मिनिएचर पेंटिंग है वो आती है राजस्थान और गुजरात के रीजन से, जिसका नाम है अपभ्रंशा स्कूल।
अब अपभ्रंशा पेंटिंग्स भी क्या थी, मिनिएचर पेंटिंग थी, छोटी पेंटिंग्स थी। कहां पर डेवलप हुई, गुजरात और मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में डेवलप हुई। किसके द्वारा डेवलप हुई, तो वहां के जो गुजराती जो बेसिकली राजपूत और उनकी डिसेंट से डेवलप हुई। ये जो कैसा पीरियड है, जैन और वैष्णव पेंटिंग्स के बारे में इन्होंने ड्रॉ किया है। ज्यादा कुछ ध्यान नहीं है, इतने में ही आपको हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग दैट डिपिक्टेड वेरियस थीम्स। अब याद कीजिए, अपन ने कल मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने उनके स्पेसिफिक चीजों के बारे में पढ़ा था, उनके कल्चर के बारे में। जैसे कि क्या करते हैं, इस्लाम में कहीं पर भी ह्यूमन का डिपिक्शन, एनिमल का डिपिक्शन करना क्या है, अन इस्लामिक माना जाता है। ये शरिया लॉ के अगेंस्ट माना जाता है। तो क्या ये डिपिक्ट करेंगे अपने आर्किटेक्चर या पेंटिंग में, नहीं करेंगे। तो यदि ऐसा होगा तो ये अपने को कैसे सजाएंगे पेंटिंग्स और को, तो ये होता है कैलीग्राफी। इन लोग क्या करते हैं, लिख के पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा था एक पर्टिकुलर टेक्निक जिसको अपन ने पढ़ा था अरेबिस्क्यू, जिसमें फ्लोरल पैटर्न्स एक से निकलकर आगे आगे निकलते हैं। इसको अपन ने पढ़ा था, अरेबिस्क्यू टेक्निक बोलते हैं इस तरीके के डेकोरेशन वर्क। इसके अलावा ये जो दिखाते थे राजा महाराजा की कोर्ट की लिविंग स्टाइल, कि कितनी महान तरीके से रह रहे हैं, बड़े बड़े महलों का डिपिक्शन दिखाते थे, उनकी हंटिंग सीन का डिपिक्शन दिखाते थे। ध्यान रखिए, एनिमल या ह्यूमन को नहीं दिखा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल को दिखा रहे हैं, कि जो महाराजा हैं हंट करने जा रहे हैं, इस तरीके के डिपिक्शन को दिखाते हैं। सो वही पैटर्न यहां पर भी फॉलो होगा। यूज ऑफ फोर्स शॉर्टनिंग टेक्निक, ये सही है, ताजमहल में भी ऐसा यूज किया गया है। जैसा कॉन्वेक्स मिरर में होता है, लिखा रहता ना अपन के जो बाइक्स और कार्स की रियर व्यू मिरर में लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर। तो वही टेक्निक जो होती है उसे शॉर्ट फोरसाइटनिंग टेक्निक कहते हैं। पास में, ज्यादा पास में बड़े दिखते हैं। यूज ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंड एनिमल पिक्चर्स कभी भी यूज नहीं किया जाता इस्लामिक पेंटिंग्स में। हंटिंग सीन्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, सही बात है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रूलर, सही बात है। एनिमल और ह्यूमन फिगर्स को नहीं दिखाया जाता है। Now, which Mughal emperor brought two Persian painters, Abdus Samad and Mir Sayyad Ali, contributing to the infusion of Persian influence in Mughal paintings? ध्यान रखिएगा, अपन ने बात की है, जब भी कोई बाहर से इन्वेड करता है तो क्या करते हैं, वो बाहर की जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको लाते हैं। इसी वजह से अपन ने एक अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा था, इंडो सार्सनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वैसे ही यहां पर भी जो पेंटिंग का तरीका है, पेंटिंग के तरीके में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया जब मुगल्स वापस आ गए। तो सबसे पहले कौन आया था मुगल, बाबर। अपन ने देखा था बाबर के पास तो कुछ टाइम ही नहीं था, ये 1526 में आए और 1530 में कुछ भी मेजर चेंज नहीं कर पाए। उसके बाद जो मेजर जो रहे वो थे हुमायूं। हुमायूं भी क्या थे, इनको टाइम इसलिए मिला क्योंकि यहां पर इनका जो थ्रोन था शेरशाह सूरी ने ले लिया था, और इसी की वजह से इन्हें वापस पर्शिया जाना पड़ा था। और पर्शिया जाने के बाद क्या था, इन्होंने वहां पर दो पेंटर्स को देखा, और जब वापस थ्रोन अनेक्स किया तो उन्होंने इन दोनों पेंटर्स को वापस ले आया। ये दोनों पेंटर्स ने क्या किया, यहां से पर्शिया की जो भी टेक्निक्स थी उसे लाया, लेकिन जो मैक्सिमम पेंटिंग्स थी कौन बनाते थे, लोकल जो आर्टिशंस होते थे वो बनाते थे। तो यहां पर इंडियन और पर्शियन स्टाइल का मिक्सिंग हुआ और एक न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई, जैसे कि अपन ने आर्किटेक्चर में इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर देखा था। तो किन्होंने ये लाया, दोनों पेंटर्स का नाम याद रखिएगा, अब्दुस समाद और मीर साइद अली सॉरी, ये लाए थे हुमायूं ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब अकबर के। अब ध्यान रखिएगा, जो मेजर काम शुरू हुआ पेंटिंग्स का और आर्किटेक्चर का, वो अपन ने कहां से शुरुआत की थी, अकबर से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हुमायूं के पास भी ज्यादा समय नहीं था। शेरशाह सूरी ने ले लिया, उसके बाद वापस आए तो तुरंत उनकी डेथ हो गई, कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। यहां से अकबर के समय से अपन ने देखा है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी यहीं से शुरू हुआ, और यहीं पर आप देखोगे पेंटिंग का भी रियल डेवलपमेंट यहां हुआ। इनफैक्ट अकबर ने क्या किया, एक पूरा का पूरा कारखाना बनाया था तस्वीर खाना के नाम से, जहां पर आर्टिस्ट लोगों को काम दिया जाता था, उनके वर्क को नकाशा जाता था, और अकबर खुद उन्हें इंस्पेक्ट करते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे। इसके अलावा यहां पर जो आपने ऑलरेडी देखा, जो पर्शियन एलिमेंट्स थे वो मेजरली यहीं से स्टार्ट हुए। तो कैलीग्राफी का यूज, इसके अलावा चारकोल का यूज करना, 3D पेंटिंग्स का यूज करना, ये सब अकबर के टेन्योर में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट यदि अपन बात करें जहांगीर, तो जहांगीर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इसी चीज में।
क्योंकि ये खुद एक आर्टिस्ट थे, ये खुद पेंटिंग्स करते थे, इस वजह से इन्होंने पेंटिंग्स की ओर स्पेशल ध्यान दिया और यहां पर ये फूल और पेड़ों के बारे में ज्यादा पेंटिंग करते थे। और इन्होंने क्या किया, एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया जहां पर मार्जिन्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना लगा। तो जैसे ये पेंटिंग है, पेंटिंग के आसपास यदि आप देखोगे बहुत सुंदर स्टाइल से मार्जिन्स ड्रॉ करते थे। ये क्वेश्चन एक बार यूपी पीएससी में आया गया है, कौन से मुगल एम्परर ने डेकोरेटेड मार्जिन्स को यूज करना स्टार्ट किया, तो वो है जहांगीर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें शाहजहां, शाहजहां से जहां पर आर्किटेक्चर यहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन आप देखोगे पेंटिंग्स के टर्म्स में शाहजहां के टेन्योर से डिक्लाइन शुरू हो गया था मुगल के टर्म्स में, क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा ये यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस हो गए थे। इसी वजह से आप देखोगे ये पेंटिंग्स में इन्होंने क्या किया, अननेचुरल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने लग गए। यहां पर आप देखोगे इन्होंने सबसे पहले चारकोल को गिव अप करके पेंसिल पेंटिंग स्टार्ट करने लग गए। इसके अलावा बहुत सारे मेटालिक जैसे सोना चांदी इस तरीके का यूज करने लग गए, उन कलर्स का यूज करने लग गए, जिससे माना गया कि जो नेचुरल ब्यूटी थी वो खत्म होने लग गई। तो ये माना जाता है यहां से डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल पेंटिंग शुरू हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग इवॉल्व्ड फ्रॉम इंडियन आर्टिस्ट trained in the native style paintings as per the British employers taste in the Indian subcontinent। अपन ने देखा मेडिवल पीरियड में पर्शिया से मुगल्स आए, इसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड में क्या आएंगे, यूरोपियंस आएंगे। तो यूरोपियंस के आने से फिर से क्या होगा, अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप होगी। याद कीजिए जैसे अपन ने आर्किटेक्चर में दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से देखा था। सबसे पहले था एक इंडो गोथिक स्टाइल और दूसरा था नियो रोमन स्टाइल, दो स्टाइल डेवलप हुई। वैसे ही यूरोपियंस के आने की वजह से यहां पर भी दो स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई। एक का नाम है बाजार पेंटिंग्स और दूसरे का नाम है कंपनी पेंटिंग्स। दोनों की दोनों पेंटिंग्स थोड़ा सा डिफर आउट करती है, समझते हैं। बाजार पेंटिंग्स और कंपनी पेंटिंग्स दोनों ही यूरोपियंस के कारण हुई, लेकिन जो कंपनी पेंटिंग्स हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग टेन्योर में डेवलप हुई। स्टार्टिंग समय में क्या हुआ, इन्होंने कुछ यूरोपियन पेंटर्स को लाया, लेकिन जो भी मेजर चीजें थी वो कौन करता था, लोकल इंडियन ट्रेडर्स करते, इंडियन पेंटर्स करते थे, आर्टिस्ट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडिया के जो ट्रेडिशन है उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया और इसे कहा जाता है कंपनी पेंटिंग्स। यानी कि ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में इंडियन ट्रेडिशन को इनकॉर्पोरेट किया गया। वहीं पर बाजार पेंटिंग जो होती है उसमें आप देखोगे तो सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स रोमन टेन्योर से इंस्पायर्ड था, ग्रीको रोमन हेरिटेज से। याद कीजिए अपन ने क्या किया था, 1911 के बाद नया आर्किटेक्चर का फॉर्म डेवलप हुआ था, नियो रोमन या नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर बोला जाता था। वैसा ही यहां पर भी इन द लेटर फेजेस बाजार स्टाइल ऑफ पेंटिंग ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में डेवलप हुई, जहां पूरा का पूरा इसी की तरह रोमन और ग्रीक का इन्फ्लुएंस दिया गया था। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रेंड इन द नेटिव स्टाइल पेंटिंग एज पर देयर ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स टेस्ट, यानी पेंटिंग किए इंडिया के स्टाइल से, यूरोपियन इन्फ्लुएंस में आकर और इंडियंस पेंट किए, तो वो कौन सा होगा, वो होगा कंपनी पेंटिंग्स। तो दिस आर द कंपनी पेंटिंग्स। दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन द टेक्निक्स बिटवीन कंपनी पेंटिंग्स डन फॉर ब्रिटिश एम्प्लॉयज एंड बाजार पेंटिंग स्कूल? दोनों में क्या है, अभी अपन ने क्या देखा, जो बाजार पेंटिंग है ये क्या करते हैं, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस लेते हैं, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। वहीं पर कंपनी पेंटिंग क्या करती है, इंडिया के बहुत सारी चीजों से इंस्पायर्ड रहती है। सो डिपिक्शन ऑफ इंडियन थीम्स वर्सेस ग्रीको रोमन थीम्स, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमम आंसर। तो कंपनी पेंटिंग्स में क्या किया जाता है, सब्जेक्ट्स रहेंगे इंडिया के। तो देख लो जैसे कि यहां पर जितने भी राजपूत हो गए, मुगल्स हो गए, और साथ ही साथ सारे के सारे यूरोपियन एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर लिया गया। वहीं पर बाजार पेंटिंग्स में सारे के सारे क्या रहेंगे, ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस की वजह से बनाए जाएंगे। यदि अपन बात करें तो बाजार पेंटिंग्स कहां डेवलप होंगी, मेजरली बंगाल और बिहार में। समझिए क्यों बंगाल और बिहार में ही डेवलप हुई थी। तो बंगाल और बिहार याद कीजिए सबसे पहला एरिया था जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया था। याद कीजिए 1757 का बैटल ऑफ प्लाजी, उसके बाद 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, एक साल बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई। यहां पर बंगाल के एरिया में, जो उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल बिहार उड़ीसा को इनकम्पास करता था,
यहां पर ब्रिटिश स्टार्टिंग में आके अपना रूल जमा चुके थे जब उनके ज्यादा पर्सन नहीं आए थे। इसी वजह से यहां पर इन्होंने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल पा लिया। और उस समय जो पेंटिंग इनकॉर्पोरेट की गई वो क्या थी, ग्रेजुअली जब आने लगे तो बाजार पेंटिंग्स इनकॉर्पोरेट होने लगे। लेकिन बाकी तरफ जैसे कि मैसूर हो गया और इसके अलावा जितने भी एरियाज अपन ने देखा था, बॉम्बे देखा था, वहां पर क्या था, कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था कम था। इसी वजह से यहां पर कंपनी पेंटिंग ज्यादा डोमिनेट करी थी। यहां पर वाटर कलर मेनली यूज किया जाता है। अब देखो, जो बाजार पेंटिंग है और कंपनी पेंटिंग में नॉर्मली एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फौना का यूज किया जाता था। एग्जॉटिक फ्लोरा क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस था आप के यूरोपियन एनकाउंटर से। तो आप जैसे देखोगे इसमें क्या डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल कंपनी पेंटिंग्स में आप देखोगे जो इंडियन डांसर्स हैं डांस कर रहे हैं, लेकिन किसके सामने डांस कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के कोर्ट में डांस कर रहे हैं। तो यहां पर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस आया लेकिन इंडियन एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। वहीं पर बाजार पेंटिंग में बहुत ही लिमिटेड इंडियननेस थी, इंडियन को बिल्कुल साइड कर दिया गया था, पूरा का पूरा एंशिएंट ग्रीक और रोमन की तरह बनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। मॉडर्न इंडियन आर्ट का फादर किसे कहते हैं? अब ध्यान रखिएगा, जैसे कि याद कीजिए 1905 में अपन ने क्या लॉन्च किया था, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था। जब अपन स्वदेशी मूवमेंट की लॉन्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, अपन ने स्वदेशी मूवमेंट में पढ़ा था कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, वो कल्चर में था। जहां पर अपन ने आगे बात करेंगे एक पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई थी अबेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा यहां पर साइंस का डेवलपमेंट हुआ था, जेसी बोस ने और प्रफुल्ला खुदराम ने खुद एक ओरिजिनल रिसर्च की थी। इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे तो इकोनॉमी में जहां पर एक स्टीम कंपनी बनाई गई थी, शिप की नेविगेशन कंपनी बनाई गई थी साउथ में, ऐसे सब डेवलपमेंट्स में एनकम्पास किया गया था। उसमें से एक डेवलपमेंट जो था वो पेंटिंग्स में भी आया था, उसको अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, जैसे ही यूरोपियन स्टाइल आने लग गई तो यूरोपियन ज्यादा एडवांस थे, तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या किया जाता है, यूरोपियन को इंसान क्या मानते थे, अभी भी यही ट्रेंड है कि यूरोपियन जो भी करेंगे वो मॉडर्न है। तो ऐसा ही एक फॉर्म हुआ जहां पर इनके आर्ट को कॉपी कर लिया गया इंडिया में, एंड दिस आर्ट वाज अ आर्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो इंडिया में कहने लग गया। क्यों मॉडर्न क्यों कहने लग गए, क्योंकि ये यूरोपियन आर्ट को एज इट इज कॉपी करने लग गए। और इसी स्कूल के जो फाउंडर थे वो थे राजा रावी वर्मा, ये केरल के त्रिवेंद्रनामपुरम के बॉर्न थे, और इन्हें कहा गया फाइनली फादर ऑफ इंडियन बेसिकली पेंटिंग्स। अब इनका जो काम था, इन्होंने क्या किया, कुछ यूरोपियन एलिमेंट्स को लिया और कुछ इंडियन एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया, दोनों को मिला के एक नया आर्ट फॉर्म डेवलप किया। लेकिन वहीं पर अपन देखेंगे इनके ऑपोजिट एक नया स्कूल बना जो बंगाल में डेवलप हुआ। ये बंगाल का स्कूल जो था बिल्कुल राजा रवि वर्मा के स्कूल के ऑपोजिट में डेवलप हुआ। इनका कहना था कोई भी चीज हम यूरोपियन के इन्फ्लुएंस की नहीं लेंगे, हमारा जो खुद का हिस्टोरिकल हेरिटेज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम सारी की सारी इंडियन एलिमेंट से इंस्पायर होकर एक पेंटिंग स्टाइल बनाएंगे। और यहां से आता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। सो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एक पूरा का पूरा रिएक्शनरी स्कूल था। रिएक्शनरी मतलब इट डेवलप्ड अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ वेस्टर्न कॉपिंग ऑफ आर्ट्स, यानी कि ब्लाइंडली इंडियन के जो आर्ट जितने भी पेंटर्स है, आर्टिशियंस है, वो वेस्टर्न को कॉपी करने लग गए। तो यहां से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पैदा हुआ। नाउ यहीं पर आता है विच आर्टिस्ट क्रिएटेड द पेंटिंग भारत माता। यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है, किन्हें क्रेडिट किया जाता है, तो वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इनके नेफ्यू थे, और ये पूरी की पूरी वही जो बंगाली लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, ये पूरी की पूरी रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी फैमिली। इनके बारे में क्या था, इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली, कहां से ली, जो अजंता के केव्स में जिस तरीके की पेंटिंग्स हैं उससे इंस्पिरेशन ली और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अपने एलिमेंट्स को उन्होंने इनकॉर्पोरेट की। कुछ अदर ओरिएंटल एलिमेंट्स जैसे कि जापानीज फॉर्म से भी इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी और उसे इंडियननेस रूप देने की कोशिश करी। इनकी कुछ फेमस जो पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत माता और अरेबियन नाइट सीरीज।
नेक्स्ट अपन आ चुके हैं फोक पेंटिंग्स में। अब ध्यान रखिएगा, एक तरफ पेंटिंग होती है जो किसी के टेन्योर में डेवलप होती है, राजा महाराजा, जैसे अपन ने देखा मुगल पेंटिंग्स, मुगल्स के तरीके। ब्रिटिश के अंदर अपन ने दो फॉर्म ऑफ स्कूल्स देखे, वो क्यों डेवलप हुई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन आर्टिशंस को पनाह दी। जैसे अपन ने याद कीजिए अकबर के बारे में क्या दिया, इन्होंने आर्टिशंस के लिए एक पूरा का पूरा कारखाना बनाया था, और इसी वजह से आर्टिस्ट यहां पर पनाह करते थे और उन्हें वेज दिया जाता था, एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। बट कुछ फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऐसी होती है जो लोग अपने खुद ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। क्यों बनाते हैं? उनको लगता है कि एक अच्छा ओकेशन है, गुड ओकेशन, इस पेंटिंग्स को बनाना ऑस्पिशियस माना जाता है, गुड लक की तरह देखा जाता है। तो इस तरीके से पेंटिंग आप देखोगे ट्राइबल एरियाज में, नॉर्मल एरियाज में भी एक कॉमन लोगों की जो पेंटिंग्स हैं उसे फोक पेंटिंग्स कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? फोक पेंटिंग्स जैसे जो भी है वो कहां की है, और यदि कुछ स्पेसिफिक बात है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को बोलते हैं मैथिली पेंटिंग भी कहा जाता है। मैथिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिहार के मैथिली रीजन में बनाई जाती है। नॉर्मली यदि आप देखोगे तो इसे ना चावल के आटे से, राइस फ्लोर से, राइस को पीस के जो आटा बनता है, फ्लोर बनता है, उससे बनाया जाता है, और घर के बाहर पेंटिंग की जाती है और कोई ऑस्पिशियस ओकेशन में की जाती है, जैसे शादी हो या कोई हाउस वार्मिंग हो, इस तरीके के इवेंट में की जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, वो है वर्ली पेंटिंग। ये जो ट्राइब है, ये वर्ली ट्राइब के नाम पर ये बनी गई है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और कुछ हद तक गुजरात में भी रहती है। तो दिस इज नॉर्मली महाराष्ट्र का। वहीं पर यदि आप देखोगे पट चरित्र और पटुआ आर्ट जो है, ये एक तरीके से स्क्रॉल आर्ट है। स्क्रॉल मतलब कि एक पूरा, जैसे पहले संदेश भेजा जाता था, एक स्क्रॉल खुलता था, उससे बोला जाता है स्क्रोल पेंटिंग। ये दोनों के दोनों जो है स्क्रोल आर्ट ऑफ पेंटिंग है, जो दोनों के दोनों ईस्ट इंडिया में प्रिविलेंट है, बंगाल और अपना ये बिहार वाले एरिया में, उड़ीसा, बंगाल और उड़ीसा। नॉर्मली आप देखोगे बिहार में भी प्रिविलेंट है, लेकिन ज्यादातर कहां प्रिविलेंट है? बिहार और बंगाल और उड़ीसा में। तो देखते हैं अपन, मधुबनी पेंटिंग अपन ने ऑलरेडी देख ली, विमेन बनाती हैं, एक जीआई टैग का भी स्टेटस इन्हें मिला हुआ है। कॉमन धर्म की बातें करते हैं। इसके अलावा पटचित्र पेंटिंग क्या है? स्क्रॉल पेंटिंग है, ये भी अपन ने देख लिया। उड़ीसा की पेंटिंग है, और आप देखोगे वही रिलीजियस थीम्स को डिपिक्ट करता है। नॉर्मली वैष्णवाइट थीम को डिपिक्ट किया जाता है। अब पैटकार पेंटिंग जो है, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो ट्राइबल पीपल के द्वारा है, जो व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं उनको टच करते हैं। पटुआ आर्ट जो है वो फिर से अपन देखें स्क्रॉल पेंटिंग है, बंगाल में पाई जाती है। अब ये जो पटुआ लोग होते हैं ना, ये नॉर्मली होते हैं मुस्लिम्स, और ये ड्रॉ करते हैं हिंदू वैष्णवाइज के बारे में पेंटिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू, ध्यान दीजिएगा, कलम मतलब क्या होता है? पेन, और कारी मतलब होता है कोई भी क्राफ्टमैनशिप। कलमकारी मतलब यानी पेन से लिखी गई, बनाई गई कोई भी क्राफ्टमैनशिप को क्या कहा जाएगा? कलमकारी। ये कहां पर बनाई जाती है? आंध्र प्रदेश में ये पर्टिकुलरली बनाई गई है। पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे तो मछलीपट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है, मछलीपट्टनम, उसमें ज्यादा ये पॉपुलर है। और यहां पेन है, तो पेन के लिए एक बैम्बू ब्रश यूज किया जाता है। इस बैम्बू ब्रश को जैगरी और 2-3 और एलिमेंट में डुबाकर जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे कहा जाता है कलमकारी पेंटिंग। अब देखो ट्रेडिशनली ये सारी पेंटिंग्स कहां पर बनाई जाती थी? पहले सिंपल पेपर में बनाई गई, जैसे स्क्रोल में बनाई गई। अब लेकिन नया जमाना आ रहा है, तो यहां पर क्या किया गया है? क्लोथ में बना दी गई है, और बेसिकली ई कॉमर्स के जमाने में इसे टी शर्ट, शर्ट्स के प्रिंट में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो देखते हैं, कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स इन साउथ इंडिया। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश की है, हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स की है। तो दिस इज द बेसिक, अगेन इट हैज गॉट जीआई स्टेटस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। AIATC का क्वेश्चन है। मिनिएचर पेंटिंग तो बहुत जगह की है, ये कोई स्पेसिफिक पेंटिंग होती ही नहीं है। मधुबनी कहां की है? अभी अपन ने देखा, बिहार की। कलमकारी पेंटिंग कहां की है? आंध्र प्रदेश की। वर्ली पेंटिंग कहां की है? महाराष्ट्र और गुजरात की, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की है। तो वर्ली एक ट्राइबल ग्रुप है। अब देखिए ट्राइबल ग्रुप की ना एक खास बात होती है कि इन लोग बड़े
काम को सिंपल तरीके से करते हैं। तो यदि आप वर्ली पेंटिंग देखोगे आजकल इसका ट्रेंड टी शर्ट्स में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ही पेंटिंग को सिंपल ज्योग्राफिकल शेप से बनाते हैं, जैसे कि कुछ बेसिक फिगर्स रहेंगे, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, लाइन हो गई, और इस तरीके के बेसिक जितने भी फिगर्स हैं उनसे करके पूरे की पूरी एक पेंटिंग बनाई जाती है, जिसे वर्ली पेंटिंग कहते हैं। देखे होगे आप लोग बहुत बार। नेक्स्ट अपन वर्ली पेंटिंग के ऑलरेडी देख लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दैट इज थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है। तो जिस भी एरिया में आप देखोगे बुद्धिज्म ज्यादा प्रेवलेंट है, वहां पर नॉर्दर्न एरियाज में आपको ये मिलेगा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली क्या था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसे अपने डेली रूटीन के तौर पर पेंटिंग को बनाते थे, इसे कहा जाता है थंका पेंटिंग। इसके अलावा मंजूषा पेंटिंग फिर से बिहार से है, इसे अंगिका पेंटिंग भी कहा जाता है। एक स्पेसिफिक बात क्या है, ये स्नेक मोटिव को बार बार दिखाती है। उसके बाद पिथौर पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है, जब भी मैं इस तरीके की कराता हूं तो क्वेश्चन आता है, सर इतनी सारी चीज कैसे याद रखें। अब मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं तो मेरे को ये सारी चीजें याद है, बट आपका एग्जाम है 10 दिन में, कैसे ये याद किया जाए। आपको क्या याद रखना है, एक कॉलम बनाइए, एक टेबल बेसिकली बनाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, जैसे अपन ने किया मैथिली पेंटिंग। मैथिली पेंटिंग कहां से है, बिहार से। मधुबनी पेंटिंग, मैथिली पेंटिंग एक ही है। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, मंजूषा पेंटिंग, कौन से स्टेट से है, इतना बस आप याद कर लीजिए, दैट विल डू मोर देन इनफ फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पस। थोड़ा सा मेरा काम है ज्यादा कराना, बट आपको एग्जाम पर्पस से सिर्फ और सिर्फ स्टेट याद रखेंगे तो भी बन जाएगा। वैसे ही फाड़ पेंटिंग जो है राजस्थान से बनाई जाती है, अगेन फिर से स्क्रोल टाइप ऑफ पेंटिंग है। पिथौर पेंटिंग जो है गुजरात और एमपी से बनाई गई है। अब यहां पर एक सौर पेंटिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि वर्ली पेंटिंग्स है ना, बिल्कुल और बिल्कुल वैसे ही बेसिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बनाई गई ये पेंटिंग है, और कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है। फिर शरियाल स्क्रॉल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। तो दैट इज ऑल फॉर द पेंटिंग्स। इसे याद रखना कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस एक पेपर में आप टेबल बना लीजिए, पेंटिंग, फोक पेंटिंग कहां की है और उसका नाम क्या है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, एंड दैट इज ऑल। दिस इज नॉट अ बिग टॉपिक। और ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आपको बनना चाहिए, क्योंकि जो लोग बाकी लोग रहते हैं वो इन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो यहां पर यदि 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है तो आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स से 1 या 2 क्वेश्चन आगे हो सकते हो। That's all for this video. Thank you and have a great day.